हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीआरपी पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी का 6th चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिज़ास्टर को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम उन नेचुरल इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कई बार इंसानों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरा बन जाते। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हैजार्ड और डिज़ास्टर में डिफरेंस क्या होता है। हैजार्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा नेचुरल इवेंट या प्रोसेस जो डैमेज कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा नुकसान करे। फॉर एग्जांपल, अगर समुद्र के बीच अर्थक्वेक आता है और वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है तो वो सिर्फ एक हैजार्ड रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अगर वही अर्थक्वेक किसी पॉपुलेटेड सिटी में आता है और वहाँ बिल्डिंग्स गिर जाती हो, लोग घायल हो जाते, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती, तो वो डिज़ास्टर बन जाता है। यानी कि हैजार्ड वो जहाँ नुकसान होना ज़रूरी ना हो, वहाँ पे नुकसान ना हो, वो हैजार्ड। और जहाँ पर नुकसान हो प्रॉपर्टी को या किसी भी व्यक्ति को, वो डिज़ास्टर। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिज़ास्टर इक्वल्स हैजार्ड प्लस वल्नरेबल पॉपुलेशन। सरल शब्दों में, जब कोई नेचुरल हैजार्ड लोगों को, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो वो डिज़ास्टर बन जाता है। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर को ब्रॉडली कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी देखे जाए तो जियोलॉजिकल डिज़ास्टर। ये डिज़ास्टर पृथ्वी की इंटरनल प्रोसेस से जुड़े होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड्स। दूसरी कैटेगरी होती है हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर। ये पानी से रिलेटेड डिज़ास्टर होते हैं, जैसे फ्लड, सुनामी। और तीसरी कैटेगरी होती है मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर। ये एटमॉस्फेयर और वेदर से जुड़े हुए होते हैं, जैसे साइक्लोन, स्टॉर्म्स और ड्राउट। इन सभी डिज़ास्टर का कॉमन फैक्टर यही है कि नेचुरल प्रोसेसेस से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि बनते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कई बार इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देते। अब हम बात करते हैं नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिज़ास्टर इन इंडिया की। इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू और लॉन्ग कोस्टलाइन्स है, इसलिए यहाँ ऑलमोस्ट हर प्रकार के नेचुरल हैजार्ड्स देखने को मिलते हैं। भारत में अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट और लैंडस्लाइड जैसे डिज़ास्टर अक्सर होते रहते। फॉर एग्जांपल, 2001 में गुजरात के भुज में भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। 2004 में इंडिया ओशन सुनामी ने तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत डिस्ट्रक्शन किया था। हर साल आसाम और बिहार में फ्लड आते ही है, और राजस्थान में ड्राउट की समस्या यानी कि सूखे की समस्या रहती। इसलिए इंडिया को डिज़ास्टर प्रोन कंट्री माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट करती हैं। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे फोकस कहते हैं, और सरफेस पर उसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिचर स्केल से मेज़र किया जाता है, और अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती है, रोड टूट भी सकती है और ब्रिजेस गिर सकते हैं, और कई बार लैंडस्लाइड्स और सुनामी भी ट्रिगर हो सकते हैं। इंडिया में अर्थक्वेक प्रोन एरिया जोन मेनली माना जाता है हिमालय रीजन को, क्योंकि वहाँ टेक्टोनिक प्लेट लगातार कोलाइड होती रहती है। अब इसी के अंदर समझते हैं सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, मतलब अर्थक्वेक होने के जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं। तो अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो केवल फिजिकल डैमेज तक सीमित नहीं होता, बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी होते, यानी कि परिणाम भी होते। सोशल इम्पैक्ट में देखें तो लोगों की जान जाती है, इंजरीज होते, लोग होमलेस हो जाते, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी शामिल होते। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, इंडस्ट्रीज का भी लॉस होता है, और फाइनेंशियल लॉस भी होता है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, सोइल लिक्विफिकेशन हो गया, एंड रिवर्स का कोर्स चेंज होना भी शामिल है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक हैजार्ड
माइटिगेशन की। तो अर्थक्वेक को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसके डैमेज को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। इसके लिए अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए, अर्बन प्लानिंग में सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम होने चाहिए, और लोगों को अवेयरनेस और ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए अर्थक्वेक के समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस टाइप की कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम अर्थक्वेक का जो डैमेज है, जो इफ़ेक्ट्स है, उन्हें कम कर सकें। नेक्स्ट डिज़ास्टर है सुनामी। सुनामी एक सीरीज ऑफ ह्यूज ओशन वेव होती है जो जनरली अंडर वाटर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड के कारण जनरेट होती है। सुनामी वेव्स बहुत ज़्यादा तेज गति से ट्रैवल करती है, और जब ये कोस्टल एरिया तक पहुंच जाती है तो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकती है। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम होता है जो वार्म ओशन वाटर के ऊपर डेवलप होता है। साइक्लोन में स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि बहुत ज़्यादा विंड, हेवी रेनफॉल और स्टॉर्म सर्ज शामिल होते हैं। इंडिया में साइक्लोन मेनली बे ऑफ बंगाल रीजन में ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को समझे तो साइक्लोन से हेवी रेनफॉल होता है जिससे फ्लड आ सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड से हाउसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज गिर सकते। स्टॉर्म सर्ज से कोस्टल एरिया फ्लड हो जाते हैं, और एग्रीकल्चर, फिशरी सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब बात करते हैं फ्लड की। तो फ्लड तब आती है जब किसी एरिया में वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लैंड एरिया तक आ जाए, यानी कि लैंड एरिया को कवर कर लें। फ्लड के मेन कॉजेज होते हैं सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल यानी कि ज़्यादा बारिश होना, रिवर का ओवरफ्लो हो जाना या डैम फेलर, और पुअर ड्रेनेज सिस्टम होना। इंडिया में ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन फ्लड प्रोन एरियाज हैं। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ फ्लड, यानी कि फ्लड के परिणाम और फ्लड को कंट्रोल करने के तरीके। तो फ्लड से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, हाउसेस डैमेज हो जाते हैं, और वाटर बोर्न डिसीजेस का फैलने का खतरा भी होता है। मतलब फ्लड से बहुत सारे नुकसान होते हैं, और लेकिन फ्लड को कंट्रोल करने के तरीके भी है, जैसे कि डैम बना लेना, एम्बैंकमेंट बना लेना, या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का यूज़ करना। ये सब फ्लड को कंट्रोल करने के तरीके हैं। अब हम ड्राउट को समझते हैं, यानी कि सूखे को समझते हैं। ड्राउट तब होता है जब किसी रीजन में लंबे समय तक रेनफॉल यानी कि बारिश ना होती, जिसकी वजह से वाटर में कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और जिससे सूखा पड़ता है। ड्राउट एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट खड़ा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा असर होता है इन सब चीज़ों पे। ड्राउट भी 3 प्रकार के होते हैं, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। एग्रीकल्चर वो जो सॉइल मॉइस्चर इतना कम हो जाता है कि क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती। हाइड्रोलॉजिकल वो जहाँ रिवर, लेक्स और ग्राउंड वाटर लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। और इकोलॉजिकल वो जहाँ इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है और प्लांट्स तथा एनिमल्स प्रभावित होने लगते हैं। अब देखते हैं इंडिया में ड्राउट प्रोन एरियाज कितने हैं। तो ड्राउट प्रोन एरियाज, अफेक्टेड एरिया भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा ड्राउट अफेक्टेड एरिया में राजस्थान, गुजरात, डेजर्ट रीजन शामिल है कि राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट रीजन शामिल है। सवर्र ड्राउट प्रोन एरिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई पार्ट्स आते हैं, और मॉडरेट ड्राउट अफेक्टेड एरिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ रीजन शामिल हैं। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्राउट, यानी कि ड्राउट्स के परिणाम। तो ड्राउट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, लाइव स्टॉक्स भी मर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी मतलब पीने के पानी की कमी हो सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि माइग्रेशन भी ड्राउट
के मेजर कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम है। अब हम समझते हैं लास्ट डिजास्टर लैंडस्लाइड को। लैंडस्लाइड तब होता है जब रॉक, सॉइल और डेब्रिस ग्रेविटी के कारण स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड हो जाते हैं। यह मेनली माउंटेनियस रीजन में होता है। इंडिया में लैंडस्लाइड मोस्टली हिमालय, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन्स। ये भी 3 कैटेगरीज में। फिर सबसे पहली है वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, जिसमें हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। दूसरी कैटेगरी में हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आते हैं वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स। और तीसरी मॉडरेट लो वल्नरेबिलिटी जोन में पेनिनसुलर प्लेटू का कुछ पार्ट आते हैं। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड, यानी कि लैंडस्लाइड की क्या परिणाम होते हैं। लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो जाती है, हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो भी कम हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार लैंडस्लाइड रिवर्स को ब्लॉक करके आर्टिफिशियल लेक्स बना देती है, जो बाद में फ्लड का यानी कि बाढ़ का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइटिगेशन ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। मतलब पेड़ जो लोग काट रहे हैं उनको रोकना चाहिए कि पेड़ नहीं काटने चाहिए और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। और स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। रिटेनिंग वॉल्स और ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने चाहिए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब है डिज़ास्टर को प्रिवेंट करना, उनसे प्रिपेयर रहना और डिज़ास्टर के बाद रिकवरी करना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 4 फेसेस होते हैं: माइटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। यानी कि इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती है, यानी कि NDMA। अगर आपसे MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में पूछ ले कि NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों, नेचुरल हज़ार्ड्स को कम्प्लीटली रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचर के प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन साइंटिफिक प्लानिंग से, अवेयरनेस और प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से इसके इम्पैक्ट को कम काफ़ी हद तक किया जा सकता है। अगर सोसाइटी प्रिपेयर्ड हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ फॉलो करे तो डिज़ास्टर से हम बच सकते हैं, उसके होने वाले डैमेजेस को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सब कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।